जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के 36 क्लासें हैं वो लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 6 सितंबर 2022 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक तो आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो कि सारे प्रीवियस ईयर के पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर प्रत्येक टेस्ट के अंदर है वो 100 क्वेश्चन मिलेंगे और ये जो टेस्ट रहेगा वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे भी। जितने भी टेस्ट आएंगे उसमें वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसमें पूछा गया है भी दो एक समान प्रतिरोध 12 वोल्टेज की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में क्षय हुई कुल शक्ति 6 वाट है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा आपको बताने कितनी होगी। अब आपको पता है भी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो इसमें आई क्या होती है, चेंज। आई है वो चेंज होती है और वी है वो इसमें क्या होता है, समान। वी है वो इसमें सेम रहता है भी। प्रत्येक प्रतिरोध में जब समांतर क्रम में होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा तो इसमें अलग अलग होती है और जो V होता है वो क्या है, सेम रहता है, V समान रहता है इसमें। अब इसमें P शक्ति दे दी, आपको पावर दे दी और वोल्टेज दे दी। तो P बराबर क्या होता है, VI होता है भी। P बराबर VI होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और दूसरा जो फॉर्मूला होगा इसका वो होता है P बराबर V² R, ये होता है। और तीसरा एक फॉर्मूला ये भी होता है, P बराबर होता है I²R। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। I ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा P/V, यानी ये V है वो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा, P कितना आपके पास में 6 वाट है और V कितना आपके पास में 12 है। तो यहां पे ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 को मैं लिख सकता हूं 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अब आई आपके पास में 0.5 एम्पियर आ गया। तो यहां पे ये तो आपके पास में क्या है, एग्रीगेट आया है भी सभी, यानी टोटल जो आपके पास में धारा है वो कितनी है, 0.5 एम्पियर है। अब यहां पे देखो भी इसने एक बात ये बोली भी 2 एक समान प्रतिरोध है, 2 एक समान प्रतिरोध है तो समांतर क्रम में। तो यहां पे एक समान प्रतिरोध है तो इसमें धारा भी क्या होगी, समान होगी। अगर अलग अलग प्रतिरोध होते ना तो उसमें धारा चेंज हो जाती है, लेकिन यहां पे समान प्रतिरोध है, समान प्रतिरोध है, 2 एक समान प्रतिरोध है तो इसका मतलब उसमें धारा है वो डिवाइड हो जाएगी। यानी तुल्य अपने पास में जो टोटल धारा आई है वो 0.5 एम्पियर आई है, 0.5 एम्पियर आई है। तो यहां पे 2 के अंदर इसको डिवाइड करना है, अलग अलग होगी तो 2 के अंदर डिवाइड कर दो, दोनों समान है तो 0.25 आ जाएगी, 0.25 एम्पियर आ जाएगी। इसको आधा करोगे तो जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रतिरोध अलग अलग होते ना तो इसमें धारा अलग अलग आती, समान प्रतिरोध है तो दोनों के अंदर समान धारा आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है भी एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने उसके फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की कंडीशन बतानी है कहां पे होगा और प्रतिबिंब और कैसा होगा ये आपको बताना है। तो देखो भी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अंदर जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो यहां पे मैं पूरी डिटेल लिख देता हूं अवतल दर्पण की। जब वस्तु को अनंत के ऊपर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब है वो फोकस के ऊपर बनेगा भी। और कैसा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा। और कैसा होगा, ये वास्तविक होगा भी, वास्तविक होगा। और वास्तविक को हमेशा उल्टा बोलते हैं भी, ठीक है, अत्यंत छोटा होगा। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं
तो जो फोकस बनेगा वो कहां पे, प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा, तो वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा होगा ये होगा छोटा, ये अब भी वस्तु से छोटा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जाता है तो उसका फोकस है वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा भी। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है। और कैसा होगा ये बराबर होगा भी, ये वस्तु के बराबर होगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगली कंडीशन आती है जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र से परे बनेगा भाई, वक्रता केंद्र से परे बनेगा। और कैसा होगा, बड़ा होगा, ये प्रतिबिंब बड़ा होगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब वस्तु को फोकस के ऊपर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो कहां पे बनता है, उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। और कैसा होगा, ये बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा होगा, वे वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा भी, ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा भी, आभासी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब। ये एक कंडीशन होती है जिसके अंदर अवतल दर्पण में क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी को हमेशा क्या बोलते हैं भी, आभासी को हमेशा सीधा बोलते हैं। और ये कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा भी, दर्पण के पीछे और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहां पे इसने पूछा क्या है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो ये कंडीशन है आपके पास में, कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित कोई वस्तु है तो यहां पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये सी यानी वक्रता केंद्र से परे बनेगा भी, वक्रता केंद्र से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो यहां से देख लो भी, वक्रता केंद्र से परे बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, वक्रता केंद्र से परे बनेगा और बड़ा बनेगा। तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो कौन सी विधि का यूज किया जाता है, तो हिट एंड ट्रायल विधि का यूज करते हैं भी। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल विधि कहलाता है। तो यहां पे समीकरण के अंदर है वो ए, बी और सी और डी के मान आपको बताने क्या आएगा। तो इसमें देखो भी यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है भी, यहाँ पे मैग्नीशियम आपके पास में 1 है। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है भी, यहाँ पे नाइट्रोजन आपके पास में 2 है। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ पे 1 ही है। तो अब पहले मैग्नीशियम को बराबर करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 3 है। तो अब इसको 3 से गुणा कर दें, इसको क्या कर दूं, 3 से गुणा कर दूं, तो मैग्नीशियम यहाँ पे 3 हो गया, मैग्नीशियम 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखो भी 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, यानी ब्रैकेट में 2 से गुणा कर रखा है और 3 से मैंने आगे गुणा कर दिया। तो ये कितना हो गया, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन 6 होगी और हाइड्रोजन भी कितना होगा, 6 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 6 हो गया और ऑक्सीजन भी 6 होगी। अब इसके अंदर है वो, यहां से हाइड्रोजन आपके पास में कितना है भी, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और 3 ये हो गए, 6 और 3 कितने हो गए, टोटल 9 हो गया आपके पास में। अब इसमें मैग्नीशियम की जगह कितना आ जाए, मैग्नीशियम की जगह तो आपके पास में यहाँ पे 1 आ जाए भी, इसको तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैग्नीशियम तो बराबर हो गया अपना 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, इसको 1 से ही गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा। और नाइट्रोजन भी कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है भी, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है तो इसको 2 बना दो, इसको फिर 2 बना दो, 2 से गुणा करोगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 है तो नाइट्रोजन भी अपना बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखो भी 6 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, 2 से गुणा किया तो 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है ही, तो 6 और 6 12, तो हाइड्रोजन टोटल अपने पास में कितने हो गए, 12 हो गए। और ऑक्सीजन अपने पास में कितने हैं, 6 हैं। तो अब इसको 12 करना है, हाइड्रोजन को 12 करना है तो इसको 6 से गुणा कर दो भी आप, 6 से गुणा करोगे 6 2 12, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गए और ऑक्सीजन आपके पास में कितना हो गया, 6, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 6 है। तो इसका मतलब इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा और मैग्नीशियम को 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 6 3 2, 1 6 3 2 जो कि आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में
सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है। अभी इस समीकरण को ध्यान से देखना भी, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, NaCl का विलयन है, उसमें सिल्वर क्लोराइड मिला दिया जाता है AgNO3 की ट्वाइस, AgNO3 की ट्वाइस, ठीक है। अब इसमें मिला दिया जाता है AgNO3 की ट्वाइस, तो यहां पे क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया जाता है, तो विलयन कैसा बनेगा, तो ये देखो भी, ये अपने पास में बन जाएगा AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड बन गया, AgCl सिल्वर क्लोराइड बन गया, और प्लस में आपके पास में NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो यहां से AgCl है ना, वो AgCl क्या है, AgCl आपका सिल्वर क्लोराइड है, ये सफेद रूप में है, ये सफेद रूप में है, इसका जो रंग है वो सफेद है, और ये सॉलिड अवस्था के अंदर है, ये क्या है, सॉलिड अवस्था के अंदर है, ये किसी के अंदर घुलनशील नहीं है। तो ये एक प्रकार से घुलनशील नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या बना रहा है, अवक्षेप बना रहा है। अभी एक अवक्षेप होता है, अवक्षेप किसी के अंदर घुलनशील नहीं होता अभी, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का क्या बन जाएगा, एक सफेद अवक्षेप बनेगा भी, एक सफेद अवक्षेप यानी एक सफेद रंग का अवक्षेप जो कि किसी के अंदर घुलनशील नहीं है, ये एक क्या बनेगा, सॉलिड अवस्था के अंदर बनेगा भी अवक्षेप, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके सामने, I धारा वाले एक सीधे धारावाही चालक में R, 2R और 3R दूरी पर स्थित 3 बिंदु है। एक तार है इस प्रकार से, ये तार आपका, इसमें I धारा जा रही है, इससे एक तो R दूरी के ऊपर कोई बिंदु है, ये R दूरी के ऊपर कोई बिंदु आ गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में 2R दूरी पे यानी इसकी दुगनी दूरी पे, यहाँ पे 2R दूरी के ऊपर है ये, और ये R दूरी पे है, और उसके बाद में ये 3R दूरी के ऊपर कोई बिंदु है, यानी 3 गुना दूरी के ऊपर है। उसके बाद में इसने क्या बोला है, बिंदु PQR, ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, और ये R बिंदु है। तो क्रमशः बिंदु PQ और S, ये PQ और S, ये बिंदु S है भी, ठीक है। PQS उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र BP, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र वो BP हो गया, और यहाँ पे BQ हो गया, और यहाँ पे BS के परिमाण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसके अंदर देखो भी, आपको पता है भी, जैसे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। किसी तार है, कोई तार है, उस तार के अंदर है वो धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस तार से क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र तार के पास में होगा, उसमें ज्यादा होगा, और तार से दूर जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, इसका मतलब ये हो गया भी, R दूरी है यहाँ से, तो ये पास में है, ये दूर है, और ये सबसे ज्यादा दूर है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वो सबसे कम है, और सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र वो इसके अंदर है, R के अंदर है। तो यहां पे इसमें क्या है, BP चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये सबसे ज्यादा है, और फिर BQ में है, और सबसे कम किसमें है, BS में है, BS में सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहां से आपके पास में ये निकल के आएगा BP, BQ और BS, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा भी, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, और तार के पास में होगा उसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है भी, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत कौन सा है। प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा DNA। कौन सा हो जाएगा भी, DNA हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। राइबोसोम होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है भी, राइबोसोम है वो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं भी। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या होता है, सूचना का स्रोत कौन देता है, तो वो DNA हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री है वो राइबोसोम को बोलते हैं, और राइबोसोम की फैक्ट्री किसे बोला जाता है, तो वो केंद्रिका को बोला जाता है भी, केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री बोला जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत कौन है, सूचना कौन देता है भी, प्रोटीन का। प्रोटीन निर्माण तो करता है राइबोसोम, लेकिन प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना कौन देता है, DNA देता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे DNA के ऊपर है वो राइबोसोम पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना जो देता है ना, वो DNA देता है, लेकिन प्रोटीन का निर्माण करता है वो राइबोसोम करता है, ठीक है। और राइबोसोम का निर्माण करता है केंद्रिका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने।
अब इसके अंदर आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन मेकिंग केक, सोडियम कार्बोनेट होता है आपका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का यूज है वो केक बनाने के लिए किया जाता है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सोडियम कार्बोनेट का यूज है वो केक बनाने के लिए नहीं किया जाता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है आपका NaHCO3 जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, NaHCO3 बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इज एन इनर्जेंट इन एंटासिड, यानी इसे प्रति अम्ल के रूप में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रति अम्ल इनो जैसे एसिडिटी हो जाती है तो उसके अंदर है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए, एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जाता है प्रति एमएल के रूप में, बिल्कुल सही बात है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लिनिक एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ये बिल्कुल सही बात है। डोमेस्टिक पर्पस में अपन क्लीनिंग एजेंट यानी औद्योगिक कार्यों के अंदर है वो क्लीनिंग एजेंट के रूप में, साफ सफाई के रूप में है वो सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सोडियम कार्बोनेट ये हो गया आपका, इसका क्लीनिंग एजेंट के रूप में है वो अपन यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे देखो भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर का जब बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर को जब बनाया जाता है ना, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस में मर्दू खाद्य अम्ल का यूज किया जाता है। ये पूछा जाता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है भी बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, यानी बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडे का यूज करते हैं और मृदु खाद्य अम्ल का यूज करते हैं। मृदु खाद्य अम्ल और बेकिंग सोडे का दोनों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट का यूज है वो केक बनाने के लिए नहीं किया जाता अभी, ठीक है। तो यहां पे ये बोल रहा है भी केक बनाने के लिए किया जाता है और अपन बोलते हैं केक बनाने के लिए नहीं किया जाता, तो पहला ही इसमें क्या है, गलत है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है आधुनिक आवर्त सारणी में, कल वाली क्लास में मैंने आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया था। अभी आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है अभी, और इनमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं, तो प्राकृतिक रूप से 98 तत्व फिलहाल पाए जाते हैं वर्तमान के अंदर, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 94 ही था अभी। अब अगर बाई चांस आपके ऑप्शन के अंदर 98 न आए, 98 है वो न आए और 94 दिया हुआ हो तो आपको 94 करके आना है, और दोनों दिए हुए हो, 94 भी दे रखा है और 98 भी दे रखा है तो आपको 98 करके आना है भी, ठीक है। और 94 नहीं दे रखा और 98 दे रखा है तो आपको 98 ही करके आना है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, जो नेचुरल तत्व है टोटल 118 है, उसमें जो नेचुरल है प्राकृतिक है वो 98 है, और यहां पे 20 तत्व है वो क्या है, आपके कृत्रिम है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 98 होगा। अभी आगे देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर की दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य एक्स पर रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये आपको बताना है। देखो भी दूरी कितनी है, फोकस दूरी आपके पास में 12 सेंटीमीटर है और उसके सामने कहां पे रखा गया है, 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24, यानी वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी की दुगनी होती है तो 24 हो जाएगा। और इसके अंदर आपको बताना भी अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो इसका मतलब जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट है वो वक्रता केंद्र से परे रखा गया है। अब वक्रता केंद्र तो 24 सेंटीमीटर पे आ जाता है, ठीक है, लेकिन 26 सेंटीमीटर के ऊपर वस्तु को रखा गया है तो इसका मतलब 26 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा गया है। अब यहां से इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये आपको बताना है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखते हैं, तो अभी अपन पढ़ के आए 6 की 6 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी भी जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है, या फिर ये बोलो भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। भी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो यहां पे फोकस कितनी दूरी पे है, फोकस आपका 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और वक्रता केंद्र है वो कितनी दूरी पे है, तो 24 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर है। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस के ऊपर बनेगा, जब वस्तु को
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो फोकस तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे आपका जो वक्रता केंद्र है वो 24 सेंटीमीटर के बीच 24 सेंटीमीटर पे है। तो 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु के ऊपर है वो उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन हो गया अभी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। ये 40 नंबर क्वेश्चन वही आ गया अभी दूसरा, दोबारा से आ गया। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक है वो ग्रेगर जोहन मेंडल को बोला जाता है। ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी भी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी भी, मर्त कोशिका की खोज की थी 1665 के अंदर, मर्त कोशिका की खोज की थी भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कलेक्शन द इंटेल फर्टिलाइजेशन फ्रॉम ब्लड, यानी नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से प्रारंभिक निष्पंद का कार्य करता है? प्रारंभिक पहले पोत जो छानने की जो क्रिया करता है वो कौन सा पार्ट करता है? तो वो करता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल है ये, बोमेन स्पुट बोलते हैं जिसको, बोमेन कैप्सूल या फिर बोमेन स्पुट है। ये क्या करता है? पहले छानने का कार्य पहले इसका है। और दूसरा जो छानने का कार्य है वो है ग्लोमेरुलस। किसका है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का जो आकार है वो गोल होता है भी, ठीक है। और बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन स्पुट का जो आकार होता है वो प्याले जैसा होता है भी, इस प्रकार से प्याले जैसा होता है, ठीक है। इसका आकार है वो इस प्रकार से प्याले जैसा होता है। और जो ग्लोमेरुलस है इसका आकार है, ग्लोमेरुलस नाम से ही पता चल रहा है इसका आकार गोल होता है। तो पहले जो छानने का कार्य करेगा ना वो कौन करेगा? ये बोमेन कैप्सूल करेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो छानने का कार्य करेगा वो ग्लोमेरुलस करेगा। और उसके बाद में रीऑब्जर्वेशन का जो कार्य करेगी ना वो यहाँ पे कुंडलित जो नलिकाएं हैं वो पुनः अवशोषण का कार्य करेगी भी, ठीक है। जो कुंडलित नलिकाएं होती है वो यहाँ पे पुनः अवशोषण का कार्य करेगी, रीऑब्जर्वेशन का कार्य करेगी। तो इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आधुनिक आवर्त वर्गीकरण है वो किसके ऊपर आधारित है? तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। और परमाणु क्रमांक किसने दिया था? तो 1913 की बात आती है, 1913 में मोजले भाई साहब ने दिया था। तो इसीलिए हेनरी मोजले को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहते हैं भी। उससे पहले क्या चल रहा था? परमाणु द्रव्यमान चल रहा था भाई, परमाणु द्रव्यमान यानी उसमें पहले पोत डोबे राइनर भाई साहब थे, डोबे राइनर भाई साहब आए थे 1817-18 के अंदर, ठीक है। ये भी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर चले थे। देन उसके बाद में न्यूलैंड्स आए थे, ये भी 1865 के अंदर आए थे भी, और ये भी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर ही चले। देन उसके बाद में मेंडलीफ भाई साहब आए, ये भी क्या है? परमाणु द्रव्यमान के ऊपर चले थे और ये 1869 के अंदर आए थे भी, 1869 के अंदर है वो ये आए थे और ये भी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर चले हुए, ठीक है। लेकिन परमाणु क्रमांक के आधार पर है वो हेनरी मोजले चले थे और आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के ऊपर है वो सेट है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। लेकिन अगर ये पूछता भी आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, तो आवर्त सारणी का फादर किसे कहते हैं? तो मेंडलीफ को कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं? तो हेनरी मोजले को कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी दोबारा से क्वेश्चन आ गया भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है बी ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज वन इन विच, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें है भी अवक्षेपण अभिक्रिया है वो किसे कहा जाता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया जिसके अंदर अवक्षेप बनेगा उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर है
वो अवक्षेपण बनेगा। जिसके अंदर अवक्षेप बनता है वो क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। और अवक्षेप है वो क्या होता है, सॉलिड अवस्था के अंदर होता है, वो किसी के अंदर घुलनशील नहीं होता, भी जल के अंदर घुलनशील नहीं होता, इसीलिए वो क्या है, अवक्षेप है। और अवक्षेप है वो तली के अंदर है, वो जम जाता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे जिस अभिक्रिया के अंदर अवक्षेप बनता है उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षितिज के निकट सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायु की मोटी परतों से गुजरता है, बिल्कुल सही बात है। और पृथ्वी के वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक लंबी दूरी तय करता है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है ये। आगे देखो भी, क्षितिज के निकट अधिकांश नीले प्रकाश और छोटे तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश कणों द्वारा इधर उधर प्रकीर्णित हो जाता है। और हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश है वो अपेक्षाकृत अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग को समझने में मदद करता है? अब यहां पे समझो, विबग्योर VIBGYOR, ये विबग्योर है। अब इस विबग्योर के अंदर है वो अपन, ये बायां पार्ट है इसका, और ये क्या है, दायां पार्ट है। अब जैसे ही बाएं से दाईं ओर जाते हैं ना, तो तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा। और तरंगदैर्ध्य जिस रंग का बढ़ेगा, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन है वो कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा। अपवर्तनांक है वो भी क्या होगा, कम होगा, अपवर्तनांक भी कम होगा। और विचलन है वो भी क्या होगा, कम होगा। जिस रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है ना, उसका अपवर्तनांक कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है और विचलन कम होता है। तो यहां पे लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है ना, वो सबसे ज्यादा है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा है। और वोयलेट जो बैंगनी रंग है, इसका तरंगदैर्ध्य वो सबसे कम है। तो तरंगदैर्ध्य जिसका सबसे ज्यादा है उसका प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है भी, जैसे वायुमंडल के अंदर है वो बहुत सारे कण हैं, उससे किरणों का टकराकर फैलना, किरणों का टकराकर फैल जाना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। तो यहां पे हमें क्या है, सूर्यास्त, जब सूर्य उदय होता है तब हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है, लाल दिखाई देता है। और सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्त होता है, उस समय भी हमें क्या है, सूर्य लाल दिखाई देता है। तो लाल रंग का तो तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और ये क्या है, ये रंग है वो हमारी आंखों तक पहुंचेगा भी। बाकी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण है वो हमें सूर्य है। बाकी रंग प्रकीर्णन हो जाता है, यानी ये फैल जाते हैं, ये हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाते। और लाल रंग है वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हमें सूर्योदय और सूर्यास्त है वो क्या है, लाल रंग के दिखाई देते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के लाल रंग होने के लिए हमें क्या है, समझने में मदद कर रही है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला है भी, एक विज्ञान की पुस्तक में ए और बी द्वारा निम्नलिखित दो क्षण चुंबकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। ए से 5 रेखाएं उनके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और बी से 10 रेखाएं उसकी दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। तो ए की सामर्थ्य बी की सामर्थ्य है। तो यहां पे देखो भी, ये आपके पास में एक क्षण है, एक चुंबक है ए, और ये आपके पास में बी चुंबक है। अब इसके अंदर क्या है, ए से क्या है, 5 रेखाएं बाहर निकल रही है, 5 रेखाएं बाहर निकल रही है, ठीक है। और यहां से क्या है, 10 रेखाएं अंदर जा रही है, 10 रेखाएं अंदर जा रही है, तो 10 रेखाएं बाहर निकलेगी भी। और 5 रेखाएं बाहर निकल रही है, तो 5 रेखाएं इसके अंदर आएगी। तो इसका मतलब इसमें क्या है, 10 रेखाएं हैं और इसमें क्या है, 5 रेखाएं हैं। तो कहने का मतलब क्या है भी, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की 10 रेखाएं हैं और यहां पे 5 रेखाएं हैं। तो इसमें क्या है, कमजोर है चुंबकीय क्षेत्र भी। ए जो आपके पास में चुंबक है, ए जो क्षण चुंबक है, उसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कम है, और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा है। जितनी ज्यादा रेखाएं होगी उसमें चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। तो ए की जो सामर्थ्य है वो बी की सामर्थ्य की आधी है। इसके अंदर तो 5 ही रेखाएं और इसमें 10 रेखाएं, तो इसका मतलब ए की जो सामर्थ्य है, ए की जो शक्ति है वो आधी है, किससे, बी से। और बी की जो शक्ति है वो ए से क्या है, दुगनी है। तो ये पूछा इसने, ए की जो सामर्थ्य, ए की जो शक्ति है वो बी की शक्ति से क्या है, आधी है। तो यहां पे क्या हो जाएगी, कि आधी है, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
विचार करना है। क्लोरोफॉर्म में कार्बन 3 कार्बन परमाणु होते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है आपका CH। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। उसके बाद में मेथेन में 4 कार्बन परमाणु होते हैं, तो मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और एथेनॉल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, तो एथेनॉल होता है आपका, एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, ये फॉर्मूला होता है। और एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब देख लो भी कौन सा सही है, इसमें सही बताना है। तो क्लोरोफॉर्म में 3 कार्बन नहीं होते, 2 ही कार्बन होते हैं भी, एक ये कार्बन रह गया और एक ये। मेथेन में 4 कार्बन नहीं होता, मेथेन के अंदर 1 ही कार्बन होता है भी। और एथेनॉल में 3 कार्बन नहीं होते, एथेनॉल के अंदर 2 ही कार्बन होता है भी, एथेनॉल को शराब बोलते हैं भी, ठीक है। और एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, जो कि यहाँ पे 1 कार्बन तो ये रहा और एक आपका ये रहा भी, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? ये जीके का क्वेश्चन आ गया अभी, तो लाई हरोबा आ जाएगा अभी। इसमें क्या हो जाएगा? लाई हरोबा है, ये मणिपुर में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, उसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और आपको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, और आपको H2O जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपके पास में हैं। 3 चीजें अगर पौधे के पास में चली गई, तो यहां पे पौधा क्या कर देगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू कर देगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू करने के बाद में वो क्या करेगा? भोजन बनाएगा, अपना भोजन बनाएगा, और भोजन के साथ में भोजन बना लेगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा भाई। ऑक्सीजन यहां से क्या कर देगा? छोड़ देगा, ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, क्योंकि पौधे को ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है, पौधे को तो भोजन की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए ये रिलीज कर देगा। तो पौधे के लिए तो ऑक्सीजन क्या है? अपशिष्ट है भी एक प्रकार से, पौधा तो ऑक्सीजन का यूज ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये अपशिष्ट है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान है वो अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, 70 नंबर क्वेश्चन है, मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग है जो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है? तो मल द्वार होता है भी। कौन होता है? मल द्वार होता है, जिसके द्वारा है वो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की SI इकाई है वो ओम मीटर है भी। क्या है? ओम मीटर है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगर आपसे पूछ ले भी प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई है वो ओम है भी। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है, और जिसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और मीटर है वो किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है भी। मीटर है वो आपका दूरी का इकाई है। ओम अपॉन में मीटर, ये किसी का मात्रक होता है भाई, ये तो किसी का भी मात्रक नहीं हो, तो ओम अपॉन में मीटर, ठीक है। दूरी, मीटर है वो दूरी का मात्रक है, और ओम है वो प्रतिरोध का मात्रक। अभी ये प्रतिरोध का मात्रक है, और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब ये वही क्वेश्चन आ गया भी, मैंने आपको बताया था ना भी 1-2 पेपर के बाद में है वो वही क्वेश्चन आ जाएगा। और पीछे वाली क्लास के अंदर है वो हमने इसके ऑप्शन को गलत किया था भी, और यहां से ऑप्शन निकाल लेंगे। अब देखो, प्रतिरोध, किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवपात और संगत धाराओं के मान निम्न तालिकाओं में दिए गए हैं। यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है, यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है, तो x और y के मान क्रमशः क्या होंगे? याद रखना, जब प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करेगा ना, तो वो प्रत्येक कंडीशन में समान होगा भी। प्रत्येक कंडीशन में क्या होगा? समान होगा। वही क्वेश्चन है, कोई भी आंकड़ा चेंज नहीं है, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां से देखो भी, आपको पता है भी प्रत्येक प्रतिरोध जब ओम के नियम का पालन करेगा तो प्रत्येक कंडीशन में क्या होगा? समान होगा।
अब यहाँ पे देखो भी V और I आपको दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है और I दे रखा है, एम्पियर धारा दे रखी है। आपको पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है। आपको तो यहाँ पे प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I, V अपॉन में I हो जाएगा। अब यहां से देख लो भी V आपको कितना दे रखा है, 0.8 दे रखा है, 0.8, और I आपको कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है, तो 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 ओम क्या आ गया, आपका प्रतिरोध आ गया। कोई भी कंडीशन में देख लो 4 ओम ही आएगा। इसमें देख लो भी, इसमें यहां से V का मान कितना है, 3.2 है, और यहाँ पे I का मान कितना है, 0.8 है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, क्योंकि एक के बाद में पॉइंट है भी, एक के बाद में ऊपर और एक के बाद में नीचे है, तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32, तो यहाँ पे भी कितना आया, 4 ओम आया है। अब इसका देख लो, यहाँ पे 7.2 दे रखा है, 7.2 है और 1.8 है। दशमलव से दशमलव कैंसिल करो, 18 एकम 18, 18 चौके 72, तो यहाँ पे भी 4 ओम आया है। तो जब प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करेगा तो प्रत्येक कंडीशन में क्या होगा, समान होगा। तो इसका मतलब इसका जो प्रतिरोध आएगा वो 4 ओम ही आएगा। तो यहां से अपन क्या है, x का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे तो यहां से इस फॉर्मूले का यूज करोगे, R बराबर VI, R बराबर में V का मान कितना है, x है, और I का मान कितना दे रखा है आपको, 0.6 दे रखा है, ठीक है। और R कितना आएगा, यहाँ पे R 4 आएगा, क्योंकि प्रत्येक कंडीशन के अंदर प्रतिरोध है वो समान रहेगा। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका भी मान प्रतिरोध कितना आएगा, 4। तो 4 बराबर आ जाएगा x इन अपॉन में 0.6। अब ये x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से 0.6 भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2.4, 6 चौके 24, 2.4 आ जाएगा। ये देख लो 2.4 आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद में y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से y का मान ज्ञात कर लो भी। y का मान ज्ञात करोगे तो आपके पास में r कितना है, 4 है, बराबर में v कितना है, 4.8 है, और इसमें आपके पास में y का मान कितना है, तो y तो ज्ञात करना है। अब y को इधर भेज दो और इस 4 को इधर भाग में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास में y बराबर कितना हो जाएगा, 4.8 अपॉन में 4। तो ये जो 4 एकम 4 और 12 चौके 48, तो यहाँ पे आपके पास में y का मान कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो y का मान ये देख लो भी 1.2 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x और y का मान है वो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिटो कॉपी है वो का वो क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन चेंज थे और इसमें ऑप्शन सही है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है बी ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड ए स्पेक्ट्रम इज ओबिडेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग कलर्स कॉम्बिनेट बिहाइंड बाइंड द मोस्ट। अब इसके अंदर ग्रीन है, रेड है, इंडिगो है और ब्लू है। अब कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, उसको प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो इसमें यह बताना है भी कौन सा कलर है जिसका सबसे ज्यादा बैंड होगा, सबसे ज्यादा झुकेगा। तो यहां से आपको पता है VIB GYOR, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा भी, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका विचलन है वो ज्यादा उसका विचलन ज्यादा होगा भी। तरंग दैर्ध्य कम है तो विचलन ज्यादा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो विचलन कम। तो यहां से अपन यहां से इस साइड में जाएंगे ना तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, तो रेड रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तो इसका विचलन सबसे कम होगा भी, ठीक है। और यहां से आपको सबसे ज्यादा विचलन है वो वॉयलेट का होगा भी, और उसके बाद में इंडिगो का होगा, और उसके बाद में ब्लू का होगा, और उसके बाद में ग्रीन का होगा, और उसके बाद में येलो का होगा, उसके बाद में ऑरेंज का होगा, और उसके बाद में रेड का होगा। तो इसमें बताना है सबसे ज्यादा बैंड किसमें होगा, सबसे ज्यादा किसमें झुकाव होगा, सबसे ज्यादा कौन झुकेगी। तो सबसे ज्यादा है वो आपकी इंडिगो, सबसे ज्यादा इंडिगो झुकेगा। अगर वॉयलेट होता है यहाँ पे तो वॉयलेट आ जाता, ऑप्शन में इंडिगो दे रखा है तो इंडिगो, उसके बाद में ब्लू, उसके बाद में ग्रीन और उसके बाद में रेड। तो सबसे ज्यादा कौन झुकेगा, तो सबसे ज्यादा है वो इंडिगो झुकेगा भी। तरंग दैर्ध्य कम है जिसके कारण इसका प्रकीर्णन भी ज्यादा होगा, अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा और इसका विचलन भी ज्यादा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिगो, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं। तो ये गोंद और राल है ना, ये पौधा पुराने जाइलम के अंदर संग्रहित करके रखता है भी। गोंद और जो राल है इनको पौधा क्या करता है, पुराने जो जाइलम होते हैं उसके अंदर संग्रहित करके रखता है।
और अगर आपसे पूछ ले भी पौधा अपशिष्ट उत्पाद को किसके अंदर गोंद और राल न देकर के अगर डायरेक्ट ये कह दे भी पौधा अपशिष्ट उत्पाद को किस किस में संग्रहित करके रखता है, तो अपशिष्ट उत्पाद को पत्तियों के अंदर संग्रहित करके रखता है। देन उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में पत्तियां पीली हो जाती है और उसको क्या है, झाड़ देता है। और कोशिका की रसदानियों के अंदर जो वैक्यूल्स पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, उसके अंदर भी क्या है, पौधा है वो अपशिष्ट उत्पाद को स्टोर करके रखता है। और पुराने जाइलम के अंदर भी क्या है, पौधा है वो अपशिष्ट उत्पाद को स्टोर करके रखता है। लेकिन गोंद और राल है वो कहां पे स्टोर करके रखेगा, ये पुराने जाइलम के अंदर स्टोर करके रखेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चूज करना है। अपच के दौरान अमाशय में बहुत अधिक अम्ल पैदा होता है और इसके दौरान है वो दर्द और जलन उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। अभी एसिडिटी होती है ना, भी एसिडिटी किसके कारण होती है, तो एसिडिटी है वो हमारे अमाशय के अंदर वो बहुत ज्यादा मात्रा में HCl अम्ल हो जाता है। HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय के अंदर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी अधिकता के कारण है वो हमें क्या है, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, जिससे हमें क्या है, दर्द उत्पन्न होता है और जलन उत्पन्न होती है भी। उसके बाद बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा देखो भी, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एंटासिड नामक क्षारकों का उपयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज करते हैं, MgOH की ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। इसका जो पीएच मान होता है वो 10.2 होता है। पीएच मान कितना होता है, 10.2 होता है। तो ये एंटासिड के रूप में भी यूज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज किया जाता है और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज एंटासिड के रूप में किया जाता है। तो दोनों के दोनों सही है भी, दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो आपका राइट आंसर होगा, दोनों कथन सत्य है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना भी कागज के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है। कागज है उसके अपशिष्ट को कैसे कम कर सकते हैं, उसे नष्ट करके कर सकते हैं, या फिर पुनर्चक्रण द्वारा कर सकते हैं, या फिर पुनर्उपयोग करके कर सकते हैं, या फिर उसे जला करके। तो देखो भी, कागज का अपशिष्ट है उसको अपन को क्या करना है, अपशिष्ट को कम करना है। अपशिष्ट को कम करेंगे तो उसे नष्ट करके नहीं, नष्ट करके कागज है वो नष्ट करके उसका अपशिष्ट अपन कम नहीं कर सकते, उसका पुनर्चक्रण कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, रिसाइकलिंग कर लेंगे उसकी, और या फिर उसको क्या कर लेंगे, बाई रीयूजिंग कर लेंगे, यानी दोबारा से उसका पुनः यूज कर लिया जाएगा। तो अपन क्या है, पुनर्चक्रण करके उसका और पुनः उपयोग करके है वो उसके अपशिष्ट को कम कर सकते हैं, उसके अपशिष्ट को कम कर सकते हैं, कागज के अपशिष्ट को। तो पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग, तो यहां पे आपका सेकंड और थर्ड सही है भाई, सेकंड और थर्ड सही है। तो ये आपका केवल सेकंड और थर्ड जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी अपने सभी दोस्तों के साथ में। और ग्रुप डी के लिए महामैराथन क्लास लेके आ रहा हूं मैं, जिसके अंदर अपन एक क्लास के अंदर है वो लगभग 500 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वो भी क्लास अब जल्दी आपके पास में आ जाएगी भी, इट्स ओके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। एक स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 1000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रत्येक टेस्ट के अंदर, और प्रत्येक टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।